अगला टॉपिक जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज नोन एज कैपिटल बजट। अब हम इस कैपिटल बजट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल बजट अल्टीमेटली होता क्या है? थोड़ी देर पहले हमने रेवेन्यू बजट के बारे में बात करी, तो कैपिटल बजट इज द पार्ट ऑफ यूनियन बजट। अगेन हम बात कर रहे हैं, ये भी यूनियन बजट का ही पार्ट रहेगा। एंड इट अकाउंट फॉर कैपिटल पेमेंट्स एंड रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कैपिटल पेमेंट्स होंगे या कैपिटल रिसीप्ट होंगे जो गवर्नमेंट के, वो कहां डील किए जाएंगे? कैपिटल बजट में। रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट होते हैं, वो कहां डील किए जाते हैं? वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बजट में डील किए जाते हैं। और कैपिटल पेमेंट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट अल्टीमेटली कहां डील किए जाएंगे? कैपिटल बजट में डील किए जाएंगे। तो जब मैं कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करता हूं, तो कैपिटल रिसीप्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, इन सारे मुद्दों पर हमें बात करने की जरूरत है। लोन फ्रॉम द पब्लिक, लोन फ्रॉम द पब्लिक, जब हम लोन फ्रॉम पब्लिक की बात करते हैं तो ये कोई रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं है, क्योंकि जब हम कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करते हैं तो वहां असेट्स और लाइबिलिटीज ऑल्टर नहीं होंगे। ना लाइबिलिटी असेट्स में, ना लाइबिलिटी में रिडक्शन होगा, ना लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा, ना असेट्स में रिडक्शन होगा, ना असेट्स में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर हम पब्लिक से, अगर मार्केट से लोन ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेंगी। तो जहां लाइबिलिटी ऑल्टर होंगी, जहां असेट्स ऑल्टर होंगी, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल आइटम होगा, रेवेन्यू आइटम नहीं होगा। तो कैपिटल रिसीप्ट्स की बात कर रहा हूं, लोन फ्रॉम द पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेने के लिए अपने ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे देकर के गवर्नमेंट पब्लिक से क्या लेती है? पैसे लेती है। तो पब्लिक से पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट क्या इश्यू करेगी? ट्रेजरी बिल्स इश्यू करेगी। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं पब्लिक से फंडिंग हो रही है, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट अपने शेयर सेल करके पैसे ले रही है, क्या हो गया? कैपिटल रिसीप्ट्स। इन मुद्दों पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया या फॉरेन बॉन्ड्स इश्यू करके लोन लिया, या रिकवरीज ऑफ द लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूटी एंड अदर पार्टीज। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दे रखे उनसे पैसा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी असेट्स एक कम हो रही है। भाई जो लोन बांट रखा है वो आपकी क्या हो गई? असेट्स हो गई। जब उससे पैसा रिकवर हो जाएगा तो एक असेट्स कम हो गई। तो मैंने क्या बोला? जहां जहां ऑल्टरेशन होगा असेट्स और लाइबिलिटीज का, वहां वहां क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल पेमेंट इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड, जब कैपिटल पेमेंट्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड। और ये किस रेफरेंस में एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं? इन्होंने बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवार्ड द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म असेट्स। अगर कोई आप लॉन्ग टर्म असेट्स बनाना चाहते हो तो उस पर होने वाले खर्चे कैपिटल पेमेंट्स होंगे और कहीं ना कहीं वो कैपिटल बजट का पार्ट बनेंगे। जैसे हमने बिल्डिंग बनाना है, मशीनरी बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में, लोन्स एंड एडवांस ग्रांट करने हैं, लोन्स एंड एडवांस ग्रांट किए जाने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं कैपिटल पेमेंट बनेंगे। क्योंकि यहां पर हर एक केस में एक केस में लाइबिलिटी ऑल्टर हो रही है जब आप लोन्स एंड ग्रांट्स, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट कर रहे हो, जब किसी को लोन दे रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। बिल्डिंग बना रहे हो तो असेट्स बढ़ रही है, मशीनरी बना रहे हो तो आप असेट्स बढ़ रही है। तो बिल्डिंग वगैरह और मशीन वगैरह अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो या प्रिपेयर करवाते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी असेट्स ऑल्टर होगी और ये भी एक तरीके से कैपिटल पेमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर्स में, शेयर सेल करते हो तो भी आपका कहीं ना कहीं कैपिटल रिसीप्ट्स होता है, लेकिन शेयर जब परचेज करोगे, उनके लिए पेमेंट करोगे, तो वो आपका क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया। और कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस दोनों के लिए जो होने वाले कहीं ना कहीं पेमेंट होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? कैपिटल बजट का पार्ट बनेंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या ये कैपिटल रिसीप्ट्स है, क्या ये कैपिटल पेमेंट है, तो क्या आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे? बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल। जहां जहां असेट्स ऑल्टर होगा, मतलब असेट्स बढ़ेगा या असेट्स कम होगा, वो आइटम कैपिटल होगा। पैसा जा रहा होगा तो कैपिटल पेमेंट, आ रहा होगा तो कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल बजट इज वन ऑफ द टू पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनमें से एक क्या होता है? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्टिव as it show the investment type activities of the government। एक होती है बेटा प्रोडक्टिव रिसोर्स और एक होती है अनप्रोडक्टिव रिसोर्स। प्रोडक्टिव रिसोर्स की बात करूं मैं, अगर आपके पेरेंट्स आप पर पैसे खर्च करते हैं तो दो तरीके की एक्टिविटीज में वो पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चे कर रहे होते हैं। और एक एक्टिविटी हमारी होती है बेटा प्रोडक्टिव, तो दूसरी होती है अनप्रोडक्टिव।
आप कहीं घूमने गए, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर 10,000 रुपए आपको पिकनिक मनाने के लिए दिए, खर्च किए, तो इसका मतलब उन 10,000 की जब हम बात करेंगे तो वो जो 10,000 रुपीज अनप्रोडक्टिव, उससे कुछ नया कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं आपको किसी कोर्स में एडमिशन कराया और वहां 10,000 रुपीज ऐसे फीस के तौर पर खर्च किए, तो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, आपके अंदर की नॉलेज बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उस नॉलेज का फायदा उठाकर के फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी खर्चा एक तरीके से, लेकिन वो प्रोडक्टिव है। तो यहां पर हमने बात किया, जब जब कैपिटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पर प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट में भी पॉसिबल कई बार प्रोडक्टिव ना हो। दूसरा हमने बात किया, कैपिटल बजट कंसिस्ट कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट्स भी कवर हो जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कवर हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अगले मुद्दे पर चलते हैं, एक्सपेंडिचर बजट। ये एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, इसे समझने की जरूरत है। एक्सपेंसेस के बारे में आप सभी जानते हो, हम खर्चे कर रहे हैं, और खर्चों के लिए प्रायर बेसिस पे जो बजट बन रहा है दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर बजट। तो एक्सपेंडिचर बजट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। हम सभी जानते हैं कि बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो खर्चों का बजट रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे, वो क्या रहेंगे, एक्सपेंडिचर बजट। इनका कहना है इट शो द कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसबर्समेंट। जब जब हम एक्सपेंडिचर बजट की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कवर हो जाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिसबर्समेंट का मतलब है खर्चे, कि उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरीके के खर्चे कवर हो जाते हैं, और वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंट इट अंडर द प्लान एंड नॉन प्लान एक्टिविटीज। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं खर्चों की, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी डिसबर्समेंट होते हैं, वो सारे के सारे इधर कवर हो जाते हैं। एक्सपेंडिचर बजट प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। जब जब हम एक्सपेंडिचर बजट की बात करते हैं तो डिफरेंट तरीके के एक्सपेंसेस के लिए कहीं ना कहीं एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है। इन एक्सपेंडिचर बजट एक एस्टिमेशन दे रहा है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कितने खर्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये प्रोवाइड करता है एनालिसिस ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर। डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर बजट। कहीं ना कहीं डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्री के लिए कितना एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है, वो भी अपने आप में एक तरीके से एक्सपेंडिचर बजट ही है, क्योंकि वहां पर कितना किस मिनिस्ट्री को अप्रूव किया जाना है उस पर्टिकुलर फॉर्म के बेसिस पर अप्रूवल किया जाता है। और अगला मुद्दा, और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इस सारे मुद्दे पर हमें बात करने की जरूरत है। तो फिजिकल डेफिसिट की बच्चों अगर मैं बात करूं, हम पहले भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम है, रिसिप्ट कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगी। रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में यहां पर डिस्कस करना है। फिजिकल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर टू स्पेंडिंग। इनकम के कंपैरिजन, अगर स्पेंडिंग के साथ में, इनकम को खर्चों के साथ में कंपेयर किया जाए और शॉर्टफॉल आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन। एक डिफरेंट लैंग्वेज में बोला गया है कि सर ये डेफिसिट है क्या, स्पेंड कर देना, खर्च कर देना बियॉन्ड इट्स मीन, यानी आपके पास जितना इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्च कर देना, ये एक फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट इज अ कैलकुलेटेड एज। जब जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे जाकर के हम डिफरेंट चैप्टर्स में जीडीपी के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट नेशनल इनकम्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो फिजिकल डेफिसिट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो किसके परसेंटेज के तौर पर, जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर किया जाता है। हालांकि जीडीपी पर काफी डिटेल डिस्कशन हो रहा है, तो मैं यहां पर अपने आप को सीमित करते हुए चलूंगा। टोटल डॉलर्स स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम, या कई बार हम बोल सकते हैं फिजिकल डेफिसिट्स की बात की जाएगी तो इसे डॉलर में भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि हमने कितने डॉलर एक्सपेंस किए और कितने डॉलर हमारी इनकम है, तो डॉलर्स में भी फिजिकल डेफिसिट्स कैलकुलेट की जा सकती है। इन बोथ केसेस इनकम फिगर इंक्लूड्स ओनली द टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यू। इनकम में टैक्स और अदर रेवेन्यू आते हैं, एंड एक्सक्लूड मनी बोरोड
टू मेक द शॉर्टफॉल। और जब जब हम फिजिकल डेफिसिट्स की बात करते हैं तो यहां मनी बोरोड भी कहीं ना कहीं एक रिसीप्ट होता है, लेकिन उस मनी बोरोड को फिजिकल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। यहां सारे के सारे टैक्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन मनी बोरोड इधर शामिल नहीं होगा। तो ये एग्जाम के लिए आप इसे इंपोर्टेंट टिक कर सकते हैं। क्या फिजिकल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू में मनी बोरोड शामिल हो जाएगा? नहीं होगा। फिजिकल डेफिसिट है क्या? एक्सपेंसेस बियॉन्ड इनकम। इनकम से ऊपर के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल डेफिसिट्स का पार्ट बनेंगे। इन अनदर वर्ड्स, उसी टर्म्स को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है? डिफरेंस है किस किस के बीच में? टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स टोटल टैक्सेस, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स। यानी कि हमने यहां पर कोई डेप्ट रेज किया उसे तो शामिल नहीं करेंगे, उसके अलावा अगर कोई कैपिटल रिसीप्ट्स होती है तो वो इधर कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगी। एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम, उसमें सारे टैक्स शामिल हो जाएंगे, अदर रिसिप्ट शामिल हो जाएगी। लेकिन कोई अगर लोन लिया है, अगर कोई डेप्ट क्रिएट किया है तो वो रिसिप्ट में शामिल नहीं होगा। अब फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म एंड ऑल्सो एज अ परसेंटेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ द कंट्री। बेटा दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म और एक होता है रिलेटिव टर्म्स। जैसे मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपए का और राम का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का, तो कई बार मैं अपने प्रॉफिट को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, मैं क्या उसे रिलेट कर दूंगा कि राम ज्यादा कमा रहा है तो क्या हुआ। मैं अपनी इनकम को परसेंटेज में क्यों ना रिप्रेजेंट कर दूं। दैट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं बताया कि मैंने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए और 10,000 कमा ली तो 100% प्रॉफिट कमाया। तो पब्लिक को मैं नहीं बता रहा कि मैंने 10,000 कमाए, मैं क्या बता रहा हूं 10,000 रुपए लगा करके 10,000 कमाए, तो 10,000 प्रॉफिट डिवाइड बाय 10,000 कैपिटल इनटू 100, तो मैंने अपनी कैपिटल का 100% कमा लिया। अब एक बहुत बड़ा टर्म लग रहा है कि 100% कमा लिया। अगर वो अपनी इनकम को एब्सोल्यूट टर्म में भी डिस्कस कर रहा है, करोड़ों में डिस्कस कर रहा है, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में पॉजिटिव साइन जाएगा कि 100% कमाया जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो कई बार इनिशियल स्टेज पर आपकी प्रॉफिट कमाने की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन क्वांटम कम होता है। जैसे आपने 10,000 कमाए तो दूसरे ने 1 करोड़ कमाया, लेकिन उसने 1 करोड़ कमाया कितने कैपिटल लगा करके? 10 करोड़ की कैपिटल लगा करके। तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इंटू 100। अगर हम 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ करें, मान के चलो ये मिस्टर ए है, ये 1 करोड़ कमाते हैं बेटा, और ये 10 करोड़ की पहले कैपिटल लगाते हैं इंटू 100, इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो दैट मीन्स ये जो इनका प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 10%। मिस्टर बी मात्र 10,000 कमाते हैं लेकिन कितने की कैपिटल लगा के? 10,000, तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा कैपिटल पर? 100%। एब्सोल्यूट टर्म्स में मिस्टर ए का प्रॉफिट बड़ा अच्छा लग रहा था, 1 करोड़ कमाया, मिस्टर बी ने कुछ नहीं कमाया, 10,000 कमाया। लेकिन जब रिलेटिव टर्म्स में पहुंचे, किसी एक आइटम से रिलेट कर दिया, कैपिटल से रिलेट कर दिया, तो कैसा लग रहा है? मिस्टर ए की तो प्रॉफिटेबिलिटी खराब ही लग रही है, 10% कमाते हैं, बेकार बिजनेसमैन। मिस्टर बी को देखो कितना कमा रहा है, 100%। तो बेटा जब जब हम कई बार अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो या तो एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रिलेटिव टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल डेफिसिट से डॉलर में प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने डॉलर खर्च हुए, कितने डॉलर हमारे आए, डेफिसिट कितने डॉलर का है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स। और जब हम जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर जीडीपी से रिलेट कर देंगे तो हो गया रिलेटिव टर्म्स। बात क्लियर है। तो हमने बोला फिजिकल डेफिसिट्स को कैलकुलेट करने के 2 वे आउट हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट टर्म और दूसरा क्या हो सकता है बेटा? रिलेटिव टर्म्स। हमने बात किया अ रेकरिंग हाई फिजिकल डेफिसिट्स मींस द गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन। बार बार हाई फिजिकल डेफिसिट्स आता है, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी खत्म है ही नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं और साथ ही साथ में इनकम उतना नहीं है, तो उनकी फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ती चली जा रही है। तो जब जब आपकी हाई और रैकरिंग फिजिकल डेफिसिट्स होती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं इंडिकेशन जाता है कि गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा बार बार खर्च कर रही है।
तो मैंने आपसे क्या बोला, हाई फिजिकल डेफिसिट रैकरिंग नहीं होनी चाहिए, कभी कभार आ सकती है लेकिन रैकरिंग नहीं होनी चाहिए। द एलिमेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट्स आर, जब हम फिजिकल डेफिसिट्स के एलिमेंट्स की बात करेंगे, सर ये एलिमेंट्स क्या होते हैं जरा एक बार बताइए। बेटा मैं अगेन एक चाय बनाने का एग्जांपल ले रहा हूं आपसे। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट डाले जाते हैं, तो कंपोनेंट कौन से होते हैं जिनसे चाय बनके तैयार होती है, चाय की पत्ती, दूध, चीनी, पानी, गैस, बर्तन भी होने चाहिए, छलनी भी होनी चाहिए और कप भी होनी चाहिए उसे एंजॉय करने की। तो इतने सारे कंपोनेंट जब मिलकर के काम करते हैं तो एक पर्पस सॉल्व होता है, वी आर हैविंग अ टी, बट दैट मींस हम वहां पर चाय को एंजॉय कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से। तो एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल डेफिसिट्स, जो फिजिकल डेफिसिट्स की कैलकुलेशन होगी या बात करेंगे तो वहां कौन कौन से एलिमेंट पिक्चर में आएंगे, उसके बाद ही वो डेफिसिट क्रिएट हो सकती है। तो यहां हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट्स की। तो द रेवेन्यू डेफिसिट्स, डिफरेंस होगा किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल करंट रिसीव्स, दैट इज द एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू डेफिसिट दो तरह की होगी, जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू आइटम्स से क्रिएट होगी, बट यहां पर बोरोइंग्स को शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब जब हम डेफिसिट्स की बात करेंगे इन डिटेल, द एलिमेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट्स आर, क्या क्या रहेंगे, रेवेन्यू रिसीव्स जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, कस्टम होगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी होगी। इन सारे मुद्दों पर हम पहले बात कर चुके हैं। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू भी होगा, जहां इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलते हैं या एक्सटर्नल ग्रांट मिलती है, बाहर से किसी ने हमको ग्रांट दी। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट वगैरह कमाई कंपनीज ने। रिसिप्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज, यानी यूनियन टेरिटोरीज की जो रिसिप्ट्स होती है। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होंगे, ये इसमें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट आ सकते हैं, ग्रांट इन एड और क्रिएशन ऑफ द कैपिटल असेट्स। इन सारे मुद्दों पर मैं आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के दौरान या कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट्स के दौरान डिस्कस कर चुका हूं। तो जब भी हम डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं सारे आइटम्स में आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो ये सारे किसके पार्ट बन गए बेटा, एलिमेंट्स के पार्ट बन जाते हैं कि फिजिकल कहीं ना कहीं डेफिसिट्स के कौन कौन से एलिमेंट बने रहेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होगी तो उसके फॉर्मूले पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट, तो यहां पर फिजिकल डेफिसिट्स का फर्स्ट फॉर्मूला होगा, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो, माइनस, यहां से हमें माइनस कर देना होगा, क्या माइनस कर देना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट में से माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो रेवेन्यू रहे, चाहे वो रिकवरी ऑफ लोन्स रहे, चाहे वो क्या रहे, अदर रिसीप्ट्स रहे। यानी कि डेफिसिट्स निकालने के लिए एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी, तो एक्सपेंसेस में से इनकम माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी, डेफिसिट्स। पॉइंट टू बी नोटेड में देखते हैं बेटा कि फिजिकल डेफिसिट इज यूजुअली मेंशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जनरली हम इसे जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गैप बिटवीन द सेंट्रल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इज ₹5 लाख एंड द कंट्रीज जीडीपी इज 200 लाख करोड़, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, ये 2.5% ऑफ द जीडीपी हो गया। इसका जो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, 5 लाख कहीं ना कहीं हमारा, अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट्स आ रहा है और हमारी इकोनॉमी का जीडीपी कितना है, 200 लाख का है, 200 लाख, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका रिजल्ट आएगा बेटा 2.5%। रिजल्ट क्या आएगा, 2.5%। तो फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट्स कहीं ना कहीं हमारा यहां पर सिस्टमेटिकली काम कर सकता है। अगले मुद्दे पर चलेंगे बेटा, इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड की बात करते हैं तो यहां पर सर्टेन से फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं पिछले मुद्दे जो हमने पढ़े उनसे कनेक्टेड कुछ मैटर हो सकते हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स हमारा नया हो सकता है, इन्हें थोड़ा सा याद देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में बात कर रहे हैं बजट एस्टीमेट, जिन्हें कई बार शॉर्ट में बीई बोला जाता है, आर बजट अलोकेशंस अनाउंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो बजट एस्टीमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये अलोकेशन अनाउंसमेंट होते हैं कि किस सेक्टर को कितना अमाउंट दिया जाना है। रिवाइज एस्टीमेट की अगर मैं बात करूं, आरई आर द एस्टीमेट ऑफ द प्रोजेक्टेड अमाउंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कई बार जो आपने अर्लियर जो बजट एस्टीमेट बनाए वो कई बार ट्रू नहीं होते, बाद में कुछ लगता है कि खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो वो क्या होते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट। जैसे आप कहीं ना कहीं बाहर निकले कोई सामान लेने के लिए
और घर से एक एस्टीमेट बना के निकले कि मोरलेस 1000 रुपए 2000 रुपए का वो पर्टिकुलर आइटम आ सकता है। बात क्लियर। अब निकलने ही वाले थे जब तक अचानक से याद आया कि एक काम करता हूं, पहला जो हमारा जो माइंडसेट था 2000 रुपए का, वो कहीं ना कहीं बजट एस्टीमेट था। बाद में माइंड में आया एक बार ऑनलाइन प्राइसिंग चेक कर लेता हूं, क्या पता कुछ डिफरेंट प्राइसिंग हो, कम हो या ज्यादा हो। तो ऑनलाइन प्राइसिंग देखा तो वहां पर हमें लगा अब ये आइटम 2000 में नहीं आ सकते, मिनिमम 4000 में तो आएंगे। तो सेकंड टाइम का जो एक्सपेंडिचर रहा, अभी तक एक्सपेंस किया नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ही चल रहा, सेकंड टाइम का जो रहा वो क्या रहेगा, रिवाइज्ड एस्टीमेट। एक्चुअल अमाउंट आर ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड इन द ईयर। और जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो वो फिर ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, खर्चा भी हो गया उनका, ऑडिट भी हो गया, तब जाकर के हम एक्चुअलिटी में उन फैक्ट्स की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट्स की बात करें 2017-18 एक्चुअल बेसिस पर है जो कैलकुलेटेड है बाय डिडक्टिंग द रिसीप्ट ऑफ INR 15,50,911 फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ INR 21,41,973 INR in crores. That means 5,91,062 INR in crores. यानी 5,91,000 5,91,062 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट्स है। कौन से वाले ईयर के लिए बेटा? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 2017-18 के लिए हमने ये फिजिकल डेफिसिट्स कैलकुलेट किया, अप्रोक्स 5 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट्स है। आगे हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट्स कुड बी फाइनेंस्ड बाय द बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब पैसे की कमी पड़ती तो पैसे कहां से लेंगे? RBI से लेंगे। ऑल्सो नोन एज द डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग या मनी क्रिएशन बोलते हैं। एंड मार्केट बोरोइंग फ्रॉम मनी मार्केट दैट इज मेनली फ्रॉम द बैंक। यानी कि जब जब फिजिकल डेफिसिट्स की बात आती है तो जब पैसा कम पड़ता है तो गवर्नमेंट पैसा कहां से उठाएगी? RBI से लेगी या फिर मार्केट में डिफरेंट बैंक से वो बोरोइंग करेगी। इंपोर्टेंट फॉर्मूला के तौर पर बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट्स कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल एक्सपेंडिचर, यहां रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरीके आगे, माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़ करके टोटल रिसीप्ट्स को हमने यहां से माइनस कर देना होता है। प्राइमरी डेफिसिट्स की बात करूं तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये एडिशनल फॉर्मूला है, आप इसे रिटेन कर सकते हो। और बाकी दो फॉर्मूले ये हमारे स्टार्टिंग के इंपोर्टेंट रहेंगे, इन्हें तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। दूसरा नोट, इंटरेस्ट पेमेंट इज द पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक ऑन इट्स बोरोइंग टू द क्रेडिटर्स। जब जब इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं तो ये वो पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने क्रेडिटर्स को पे करती है। किस पर पे करती है? बोरोइंग्स पर। एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का टोटल लगा रखा है, फिर रिसीप्ट्स का टोटल लगा रखा है, और दोनों के डिफरेंस पर ये फिजिकल डेफिसिट्स यहां पर कैलकुलेट करके दिखा रखा है 5,91,062। और ये कौन से वाले ईयर से कनेक्टेड है? 2017-18 से कनेक्टेड है। ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ये फिजिकल डेफिसिट्स का एक एग्जाम्पल है। इसे कनेक्टेड मैटर से बस इसे रीड आउट कर लेना। वैसे एग्जाम में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से इन फैक्ट पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन 5 लाख के अप्रॉक्स ये फिजिकल डेफिसिट बना हुआ था 17-18 का, ये क्वेश्चन आप रिटेन कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें और ऐसा कोई इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सम बन के आने की संभावना तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। तो हमने यहां पर बात किया, हालांकि सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है, और इसके साथ ही ये इंडियन यूनियन बजट जो चैप्टर है हमने ओवरऑल यहां पर फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर को सिस्टमेटिक तौर पर चाहे तो पॉइंट वाइज इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर नोटिंग की फोटोकॉपी। देखो आपके पास कंटेंट हम दो तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल 4 बुक्स तो हमने प्रोवाइड करी दी हैं आपको, और उनको प्रॉपर रिफाइंड वे में बना करके पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपके लिए नोटिंग भी दिया जा रहा है। तो इसे सिस्टमेटिकली आप चाहें तो इसे प्रॉपरली नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिंग करने से आपको कंटेंट काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं तो आप इसकी प्रिंटिंग लेकर के इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जिससे ये आपको मेमोराइज रहे, ठीक बात है। तो दो ही बात है, नोटिंग करवाने का ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं हमारा रिवाइज करवाने को लेकर के होता है। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं बेटा, ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है आपका।